सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। लोकसभा में बैंकिंग क्षेत्र की कथित अनियमितताओं पर चर्चा आज। बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत होगी बहस। अर्थव्यवस्था पर असर की तरफ सांसद दिलाएंगे सरकार का ध्यान। एनपीपी नेता कोनराड संगमा आज संभालेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री का पदभार। 11 मंत्रियों को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सरकार में बीजेपी भी होगी शामिल। सहयोगी पार्टी एचएसपीडीपी का समारोह में भाग लेने से इनकार। त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी विधायकों की बैठक आज। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिप्लब देब सबसे आगे। नागालैंड में वाई पैटर्न चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। अंडमान निकोबार में 16 देशों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास मिलन आज से। भारत की मेजबानी में 8 दिन चलेगा अभ्यास। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना मकसद। और कोलंबो में टी20 ट्राई सीरीज का आगाज आज। पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे रोहित शर्मा। टूर्नामेंट में बांग्लादेश भी शामिल। अजलान शाह हॉकी में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। लोकसभा में आज बैंकिंग क्षेत्र में कथित अनियमितताओं पर चर्चा होगी। सदन में चर्चा की शुरुआत रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी सांसद एन.के. प्रेमचंद्रन करेंगे। उनके अलावा कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल भी इस चर्चा में शामिल होंगे। ये चर्चा नियम 193 के तहत होगी। इस नियम के तहत चर्चा के बाद वोटिंग का प्रावधान नहीं है। सांसद चर्चा के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की कमियों और इससे जुड़ी कथित अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाएंगे। साथ ही वो इन अनियमितताओं से देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ते असर की ओर भी सरकार का ध्यान दिलाएंगे। और संसद के बजट सत्र की कार्यवाही का आज दूसरा दिन है। इससे पहले कल सत्र के दूसरे हिस्से की शुरुआत जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। कांग्रेस समेत कई दलों ने अपने अपने मुद्दे उठाए। सबसे ज्यादा गतिरोध सार्वजनिक बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों पर देखने को मिला। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी पूर्व मंत्री से जुड़े भ्रष्टाचार का मामला उठाया। इस मसले पर चर्चा का नोटिस भी दिया गया। राज्यसभा में बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले दिन कई मुद्दों पर गतिरोध हुआ और सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। कांग्रेस और टीएमसी ने पीएनबी धोखाधड़ी के मामले को उठाया तो डीएमके और एआईडीएमके ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग की। वहीं टीडीपी ने कांग्रेस सदस्य के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सार्वजनिक बैंकों में हुए धोखाधड़ी के मामले को बेहद गंभीर बताया। And I feel as a chairman of the house need to discuss that issue because this is agitating the minds of the people. So it's agitating the minds of the people. So for that, but I suggest that I cannot accept under 267. You can give notice under 176 or other appropriate thing after discussion. After discussion. Please, after discussion, then I will consider it positively and decide at the earliest because for that I need to talk to the leader of the house also. सभापति ने ये भी कहा कि उन्हें बीजेपी सांसद विनय सहस्रबुद्धे की तरफ से भी एक नोटिस मिला है जिसमें पूर्व मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा कथित भ्रष्टाचार किए जाने का जिक्र है, लेकिन इस नोटिस पर भी नियम 267 के तहत चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। Notice given by Sri Dr. Vinay Sahasrabudhe and others is about corrupt practices indulged in by the relatives of the former ministers, and they also given a name of a person who is involved in some alleged scams. That also is an important matter. That also, but I cannot allow it under 267. लगातार गतिरोध के चलते सदन की कार्यवाही को पहले 11:20 और इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाही शुरू होने पर उपसभापति ने कहा कि हर मुद्दे पर बारी बारी से चर्चा की जा सकती है, लेकिन उससे पहले सभी सांसदों को सदन में शांति कायम करनी होगी। डिस्कशन ऑन अलार्मिंग फ्रॉड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दैट इज द फर्स्ट नोटिस आई एम हैविंग। आई एम रेडी टू अलाउ डिस्कशन ऑन दिस, a short duration discussion. The chair is ready to allow that discussion, and after the discussion is over,
other days we can consider other subjects also. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बैंकों में धोखाधड़ी के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और सरकार इन पर लगाम लगाने में असफल रही है। जो बैंकों का फ्रॉड हुआ है, करोड़ों रुपया एक के बाद बिजनेसमैन ले जाता है बाहर के लिए। और ये शुरू हुआ जितिन मेहता से लेकर और नीरव मोदी तक, और एक आदमी भी वापस नहीं आता है। उपसभापति के बार बार निवेदन के बावजूद गतिरोध जारी रहा और चर्चा को लेकर सदन में एक राय नहीं बन पाई। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र के दूसरे चरण का आगाज अवरोध से हुआ। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने का लक्ष्य रखा गया है। जरूरत है कि सभी दलों में सहमति बने ताकि ये सत्र फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव बन सके। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के हमलों पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान दिया गया कोई भी बैंक कर्ज नहीं डूबा है, यानी एक भी एनपीए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए शासन में 2008 में बैंकों की ओर से 18 लाख करोड़ से ज्यादा रकम एडवांस दी गई थी, जो मार्च 2014 तक 52 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस को सुधार विरोधी पार्टी भी बताया। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के दौरान जो चीजें रिकॉर्ड में नहीं आई, ये पीएनबी खुलासा उसी से जुड़ा है। कानून मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तकनीक पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड को कांग्रेस लाई थी, आज वो खुद उसका विरोध कर रही है। कांग्रेस की सच्चाई यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार में एक भी एनपीए नहीं होता जो 4 साल में लोन दिया गया, और यूपीए की सरकार में एडवांसेस बढ़े, रिकॉर्ड्स पर रिफ्लेक्ट नहीं हुए, और 36% का ट्रस्ट एसेट सही में 82% निकला। और इस बीच संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने अवरोध के लिए विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराया। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष केंद्र सरकार के जनहितैषी और रचनात्मक एजेंडे को पटरी से उतार रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। Sir, the first day of the second half of the budget session of Parliament, and of course we saw disruptions in the first half as well, and also post lunch session also there were disruptions only. How is the session going to proceed like this? देखिए, बजट सत्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि इसमें अप्रोप्रिएशन बिल आना है, फाइनेंस बिल आना है, बजट पास होना है, महत्वपूर्ण बिल हैं। पर मैं समझता हूँ लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर पार्टियाँ चर्चा नहीं होने दे रही हैं, जबकि इस सरकार की खास बात यह है कि हम हर विषय पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। So, but we saw it today that even after Chairman clarified and also Deputy Chairman clarified that he was ready to take up the discussion, the opposition parties refused to relent. What is going to be the government's strategy now? मुझे कई बार लगता है कि लोग पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए ही उठाते हैं, चर्चा नहीं करना देना चाहते हैं। तो कभी एक सरकार ऐसी थी यूपीए की जो चर्चा नहीं करती थी, इसलिए शोर मचाना पड़ता था। यहाँ तो शोर तब मचा रहे हैं जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे लगता है उनके पास कहने को कुछ नहीं है और सरकार के पास कहने को बहुत कुछ है, उपलब्धि है। एनपीपी नेता कोनराड संगमा आज मेघालय के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ 11 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। राज्यपाल गंगा प्रसाद कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। सरकार में बीजेपी भी शामिल होगी। कोनराड संगमा ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 34 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपी है। इनमें एनपीपी के 19, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी के 6, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 4 और बीजेपी और हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह शिलांग में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। इस बीच शपथ समारोह में हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी ने बीजेपी को गठबंधन से अलग रखने की मांग की है। उधर नागालैंड में बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सरकार गठन में चुनाव पूर्व सहयोगी एनडीपीपी का समर्थन करेगी। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो टीआर जिलियांग की एनपीएफ का समर्थन नहीं करेगी। बीजेपी नेता और असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल कहा कि बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन का नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक अलायंस होगा।
60 सदस्यों वाली नागालैंड विधानसभा में बीजेपी को 12 सीटें मिली हैं, जबकि एनडीपीपी के 18 विधायक हैं। जेडीयू का एक विधायक और एक निर्दलीय भी इस गठबंधन का समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी ने पूर्व गृह मंत्री यंगथुंगो पैटन को विधायक दल का नेता चुना है। इस बीच एनपीएफ ने दावा किया है कि वो बीजेपी के समर्थन से फिर सरकार बनाएगी। पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को एक तरफा बताकर खारिज कर दिया। चुनाव में एनपीएफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उसके 27 विधायक चुनकर आए हैं। एनडीपीपी और एनडीएफ दोनों ने सरकार बनाने का दावा किया है। राज्यपाल ने समर्थक विधायकों की चिट्ठी के लिए दोनों पार्टियों को रविवार को 48 घंटे का वक्त दिया था। Now the new legislature is in existence, and the governor will take a view accordingly and he will decide accordingly. But we are claiming for the support which we have got, and we will claim for formation of the new government. वहीं त्रिपुरा में आज बीजेपी और उसके सहयोगी दल आईपीएफटी विधायकों की बैठक होगी। इसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। मुख्यमंत्री के लिए त्रिपुरा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिप्लब देब का नाम सबसे आगे चल रहा है। नई सरकार 8 मार्च को शपथ ले सकती है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी आईपीएफटी ने कहा कि अगर उसे सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वो बाहर से समर्थन देगी। त्रिपुरा में बीजेपी ने 35 सीटों और उसके सहयोगी आईपीएफटी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की है। त्रिपुरा में कौन सा सीएम होना चाहिए वो लेजिस्लेटर जो मेंबर है वो तय करता है ना। तो इसीलिए वो तो डेमोक्रेटिक वे में होता है। भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी में विश्वास करता है और उस दिशा में काम करता है और उस दिशा में निश्चित काम करेगा। जनता ने राय दिया तो जनता के राय को कैसे सही रास्ता पे लेके जाना है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है। उत्तर पूर्व के राज्यों में आए चुनाव नतीजों से सरकार की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को लागू करने में सहूलियत मिलेगी। साथ ही आसियान देशों का भारत पर भरोसा भी बढ़ेगा। विकास की कमी और अलगाववाद की वजह से उत्तर पूर्व के त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में बुनियादी ढांचे की कमी काफ़ी खलती रही है। लेकिन बीजेपी ने चुनाव नतीजों में जीत के बाद इस कमी को दूर करने का वादा किया है। पूर्वोत्तर में असम, मणिपुर और अरुणाचल में पहले से ही बीजेपी की सरकारें हैं। उम्मीद की जा रही है कि आसियान को जोड़ने वाले राज्यों और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होने के चलते भारत की एक्ट ईस्ट नीति को लागू करने में आसानी होगी। I can say that yes, it will impact, and I can also say that it will have a positive impact. Quite apart from the fact that the people of northeastern states would now feel probably a bit more connected with the central government and with the mainstream politics of the country, I think they would start having a little bit more faith and greater credibility in the idea that is being pushed by the Modi government that northeast region of India would have to be the center of India's Act East policy. उत्तर पूर्व के इन राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व एशिया को जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पिछले साल 45,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। इस राशि से मुख्य तौर पर म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक सड़क, अंतर्राष्ट्रीय कस्टम केंद्र, गोदाम और पुल जैसे बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है। इसके अलावा ऊर्जा, पाइपलाइन और सूचना तकनीक से जुड़ी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। लेकिन स्थानीय दिक्कतों और राजनीतिक टकराव की वजह से इस काम में रुकावटें आ रही थी। लेकिन जानकारों का कहना है कि अब इस काम में तेजी आने की उम्मीद है। Yes, definitely, because see, the thing is, if you look at entire northeast region, it is the gateway to Asia and Southeast Asia, and we are looking forward for a better future of northeast when the Act East policy is totally implemented, when the trilateral highway comes up, which connects northeast with the Asian countries and the Southeast Asian countries. You know, there's a trilateral highway being constructed, which starts from Assam, goes to Nagaland, goes to Manipur, then to Myanmar from More. अवैध घुसपैठ उत्तर पूर्व के राज्यों की एक बड़ी समस्या रही है। खासतौर पर त्रिपुरा और असम इस परेशानी को झेलते रहे हैं। असम में बीजेपी की सरकार बनने के बाद
नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के जरिए अवैध घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। इस प्रक्रिया को उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इन राज्यों में विकास की कमी और उसके कारण होने वाली अशांति से आसियान के देश भी चिंतित थे, लेकिन अब जब इन राज्यों की कमान बीजेपी के हाथ में आई है तो समझा जाता है कि चीज़ें बदलेंगी और एक्ट स्टेट या पॉलिसी के मुताबिक आगे बढ़ेंगी। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन शिव कुमार के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रेरणा का नतीजा है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद की प्रगतिशील विचारधारा को नरेंद्र मोदी सरकार देश भर में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। पीयूष गोयल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन की प्रासंगिकता पर कल बोल रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चिंतक और संगठनकर्ता थे। वो भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। शायद एक सपना जो पंडित जी ने देखा होगा 50-60 साल पहले, वो पूरा होता दिखा जब त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड तीनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस भी हो सकता है। और खबरें लगातार जारी हैं। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। MC मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। सीबीआई ने कहा है कि पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामला साल 2010 से चल रहा था। जांच एजेंसी ने सोमवार को मुंबई की एक विशेष अदालत में ये जानकारी दी। सीबीआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि 12,500 करोड़ रुपए की इस धोखाधड़ी को किस तरह अंजाम दिया गया। वहीं कोर्ट ने इस मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को 12 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। साथ ही पिछले महीने गिरफ्तार 6 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक बढ़ा दी है। जांच एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक के महाप्रबंधक से पूछताछ की। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईएनएक्स मीडिया मामले में वित्त मंत्रालय के कुछ पूर्व अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इस मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रहा है। ईडी अधिकारियों के मुताबिक वित्त मंत्रालय के 4 पूर्व अधिकारियों को समन भेजा गया है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनका बयान दर्ज किया जाएगा। ये सभी अधिकारी साल 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड में तैनात थे। इस मामले में ईडी पीटर मुखर्जी से आज मुंबई की जेल में पूछताछ करेगी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट आज कार्ति चिदम्बरम की याचिका पर सुनवाई करेगा। कार्ति ने ईडी के समन को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में कार्ति फिलहाल सीबीआई की हिरासत में है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में हुई गोलीबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य के खिलाफ सभी जांच पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद आदित्य के खिलाफ एफआईआर पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि सेना के जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में मेजर आदित्य कुमार का नाम दर्ज नहीं है। मेजर आदित्य कुमार के पिता रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल कमरवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। 27 जनवरी को शोपिया के गनोपोरा गांव में पथराव कर रही भीड़ पर सेना के जवानों की गोली में 2 स्थानीय लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए। मेजर आदित्य कुमार सहित गढ़वाल राइफल्स के 10 जवानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुरक्षा बलों ने जम्मू के सुंजुआन कैंप पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुफ्ती वकास को मार गिराया है। सेना को पुलवामा के अवंतीपोरा में इस आतंकी के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद इस इलाके की घेराबंदी की गई। इस दौरान आतंकी वकास ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में जवानों ने उसे मार गिराया। मुफ्ती वकास आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का ऑपरेशनल कमांडर था। जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने 10 फरवरी को सुंजवान कैंप पर हमला किया था, जिसमें 6 जवानों समेत 7 लोगों की जान गई थी। ये काफ़ी बड़ा सक्सेस है फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेस, सो दे हैव कोऑर्डिनेटेड इट एंड इन अ वेरी स्विफ्ट एंड क्विक ऑपरेशन दिस थिंग वाज डन। इंक्रीमेंटिंग मटेरियल इनसे मिला है
अपार्ट फ्रॉम वेपन्स डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें मिला है, जैसे आईडी प्रिपरेशन मैनुअल और काफ़ी इंक्रीमेंटिंग मटेरियल्स मिला है, जो कि ये एस्टैब्लिश करता है इनका आइडेंटिटी एज वेल एज इनका आउटफिट। माल्टा गणराज्य के विदेश मंत्री कार्मेलो अबीला ने कल दिल्ली में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत शांतिप्रिय देश है और वो पड़ोसियों के साथ अमन के साथ रहना चाहता है। उन्होंने कहा कि माल्टा के साथ भारत आपसी रिश्ते मजबूत करना चाहता है। माल्टा के विदेश मंत्री ने उपराष्ट्रपति को वहां आने का निमंत्रण भी दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि माल्टा सुंदर देश है और वहां की यात्रा करके उन्हें खुशी होगी। समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज से 16 देशों की नौसेना संयुक्त अभ्यास शुरू कर रही है। 8 दिन तक चलने वाले मिलन सैन्य अभ्यास की मेजबानी भारतीय नौसेना कर रही है। इसका मकसद क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना है, साथ ही समुद्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है। इसमें कम से कम 16 देशों की नौसेना हिस्सा ले रही है। मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हर 2 साल में होता है। भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों के बीच यह आयोजन हो रहा है। अधिकारियों के मुताबिक नौसेना प्रमुख के बीच चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर भी बात होगी। इस अभ्यास के जरिए सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए अलग अलग देशों की नौसेना के बीच बेहतर समन्वय बन सकेगा। मिलन 2018 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, ओमान, वियतनाम, थाईलैंड, तंजानिया, श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, कीनिया और कंबोडिया हिस्सा ले रहे हैं। इस बार मालदीव ने अभ्यास में हिस्सा नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने कल काठमांडू में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की। पिछले महीने ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी देश के शासन प्रमुख का यह पहला नेपाल दौरा है। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था, रक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया। दोनों नेताओं ने सार्क को मजबूत बनाने पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने पाकिस्तान नेपाल संयुक्त आर्थिक आयोग को बहाल करने का फैसला किया ताकि द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाया जा सके। 7 साल में पहली बार उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राजनयिकों से मुलाकात की है। सोमवार को यह मुलाकात उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में हुई। उत्तर कोरिया आए 10 सदस्यों वाले दक्षिण कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री स्तर के 2 राजनयिक, खुफिया प्रमुख और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शामिल थे। बैठक करीब 4 घंटे चली। इस दौरान किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के संदेश को ध्यानपूर्वक सुना। मून जे इन ने शिखर वार्ता और अमेरिका से बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने दावा किया है कि किम जोंग उन दक्षिण कोरिया से बेहतर संबंध चाहते हैं और इसके लिए दक्षिण कोरिया के राजनयिकों के साथ एक समझौता भी किया गया है। हालांकि इस समझौते की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अमेरिका ने इस मुलाकात पर सतर्क प्रतिक्रिया दी है और रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि जब तक उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करता, उससे वार्ता नहीं हो सकती। ब्रिटेन में स्कॉटलैंड यार्ड के भारतीय मूल के अधिकारी नील बसु को देश का आतंकवाद निरोधक प्रमुख नियुक्त किया गया है। 49 साल के बसु इस वक्त मेट्रोपॉलिटन पुलिस के उप सहायक कमिश्नर हैं। उन्हें विशेष अभियान के लिए सहायक कमिश्नर पद पर पदोन्नत किया जाएगा। बसु नेशनल लीड फॉर काउंटर टेररिज्म और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के विशेष अभियान के प्रमुख होंगे। वो मार्क राउली की जगह लेंगे, जो 21 मार्च को इस्तीफा देने वाले हैं। बसु एशिया मूल के पहले अधिकारी हैं जिन्हें इस भूमिका के लिए नियुक्त किया गया है। बात खेलों की। श्रीलंका में आज से दास T20 ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है। इस ट्राई सीरीज में भारत, श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश की टीम शामिल हो रही है। पहले मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका की टीमें आमने सामने हैं। ये मुकाबला शाम 7 बजे से कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इस सीरीज के लिए कप्तान विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई प्रमुख खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। बावजूद इसके टीम इंडिया इस ट्राई सीरीज का खिताब जीतने की तगड़ी दावेदार है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में आज टीम इंडिया का मुकाबला विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच मलेशिया के पोह में शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम को पहले मैच में ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना से हार का मुंह देखना पड़ा और दूसरे मैच में उसने इंग्लैंड से 1-1 से ड्रॉ खेला, जिससे वो 6 टीमों के टूर्नामेंट में महज 1 अंक से चौथे स्थान पर बनी हुई है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 2 मुकाबलों में 2 जीत से तालिका में शीर्ष पर है। उसने इंग्लैंड को 4-1 से जबकि मेजबान मलेशिया को 3-1 से मात दी। मुगल गार्डन को राष्ट्रपति भवन की आत्मा माना जाता है।
इसे देखने के लिए दूर दराज से हर साल तमाम लोग आते हैं। राष्ट्रपति भवन का यह ऐतिहासिक बगीचा 9 मार्च तक जनता के लिए खुला है। आप भी यहाँ दुनिया भर के बेहतरीन फूल देख सकते हैं। मुगल गार्डन में खिले ये फूल बसंत ऋतु की दस्तक दे रहे हैं। फूलों की खुशबू फिजाओं में बिखरी है, जो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। ओक्लाहोमा, रोज आइसबर्ग, रोज फर्स्ट प्राइज, लोगों को लुभा रहे ये रंग बिरंगे ट्यूलिप इसी साल नीदरलैंड और श्रीनगर से मंगाए गए हैं। रोज गार्डन के नाम से मशहूर लॉन्ग गार्डन, इसे पर्दा उद्यान भी कहा जाता है। करीब 12 फीट की ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा ये बगीचा मुख्य गार्डन के पश्चिम में है। गुलाब की ये छोटी छोटी क्यारियां अनोखे सुख का एहसास कराती हैं। आइसबर्ग, रोज समर स्नो, रोज ओक्लाहोमा, रोज लुसियाना और गुलाब की बहुत सी किस्मों के अलावा क्यारियों में डहेलिया, मैरीगोल्ड, सिल्विया, गिजानिया, ऑक्सलिस, रिनक्यूलिस और इरिस भी हैं। एक तो जैसे जो मुगल गार्डन है, पहली बात तो वो राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और एक बहुत एक्सटेंडेड गार्डन है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो सर्कुलर गार्डन, लॉन्ग गार्डन और एक जो मुगल गार्डन है। अगर आप इस गार्डन में आते हैं तो करीब आपको 135 किस्में तो गुलाब की मिल जाएंगी। और इसके अंदर आपको बहुत सारी रंग बिरंगे फूल, जिसमें कुछ इंग्लिश फ्लावर जैसे पेंजी, डहेलिया, उसके बाद एंटीराइनम, रेनोक्लिस, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपको फ्लावर्स देखने को यहाँ मिलते हैं। उद्यान के ये दूब कोलकाता से लाई गई है। यहाँ वृक्षों, झाड़ियों और लताओं की तकरीबन 50 किस्में हैं। इनमें मॉलश्री वृक्ष, गोल्डन रेन वृक्ष, फूल युक्त टॉर्च वृक्ष शामिल हैं। इन नाजुक फूलों की देखभाल 300 बागवां करते हैं। दीवारों के किनारे किनारे खूबसूरत चाइना ऑरेंज के वृक्ष। इन दरख्तों पर फलों की तादाद पत्तियों से कहीं ज्यादा होती है। तराशी गई छोटी छोटी छतरी नुमा झाड़ियां ये खूबसूरत गलीचे का एहसास कराती हैं। मंडप के दोनों ओर बलुआ पत्थर से बने हाथी के सूंडों की पंक्ति इस खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। दीवारों पर फ्लेम वाइन, ट्रम्पेट वाइन, लिसान बेल और चमेली के फूल फिजाओं में सुगंध बिखेरते हैं। राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। बैंकिंग क्षेत्र की कथित अनियमितताओं पर लोकसभा में चर्चा आज। बिना मतदान वाले नियम 193 के तहत होगी बहस। अर्थव्यवस्था पर असर की तरफ सांसद दिलाएंगे सरकार का ध्यान। एनपीपी नेता पोनराज संगमा आज संभालेंगे मेघालय के मुख्यमंत्री का पदभार। 11 मंत्रियों को राज्यपाल दिलाएंगे शपथ। सरकार में बीजेपी भी होगी शामिल। सहयोगी पार्टी एचएसपीडीपी का समारोह में भाग लेने से इनकार। त्रिपुरा में बीजेपी आईपीएफटी विधायकों की बैठक आज। मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बिप्लब देब सबसे आगे। नागालैंड में वाई पैटर्न चुने गए बीजेपी विधायक दल के नेता। अंडमान निकोबार में 16 देशों की नौसेना का संयुक्त अभ्यास मिलन आज से। भारत की मेजबानी में 8 दिन चलेगा अभ्यास। समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना मकसद। और कोलंबो में T20 ट्राई सीरीज का आगाज आज। पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ टीम इंडिया की अगुवाई करेंगे रोहित शर्मा। टूर्नामेंट में बांग्लादेश भी शामिल। अजलान शाह हॉकी में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष में भारी पड़ेगी अनदेखी। नमस्कार।